है, इसका आंसर है बी। ये सही नहीं है, बी सही नहीं है। ठीक है, ए और सी रिपीट हुआ है, वो बिल्कुल सही है, सही बात है। और डी भी एक थियरी है। तो समझ में आ रही है बात कि पहले क्वेश्चन में ये थियरी जो इसका आंसर है बी, कि कोलरिज ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये इसके पीछे की थियरी नहीं है। समझ में आया? ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है, तो क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। दांते गैब्रियल रोसेटी, अ फेमस प्री रैफेलाइट पेंटर। देखो, दांते गैब्रियल रोसेटी तुम्हारे कोर्स में भी है, प्री रैफेलाइट है कि नहीं, इसीलिए मैंने क्वेश्चन उठाया। और दूसरी बात, ये टॉपिक कहाँ से है? सनेट से भी है। तो प्री रैफेलाइट से भी है और सनेट से भी है। प्री रैफेलाइट अब हमने पढ़ा नहीं है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए कि टॉपिक्स क्या क्या हैं। तो एक फेमिलियरिटी, जिसको बिल्कुल ही नहीं पता है कि लेक्चरर का सिलेबस, सबसे पहली आज नोट क्या लिखेंगे आप, कि आपको लेक्चरर का सिलेबस बार बार रिवाइज करना है। एटलीस्ट टर्म्स को फेमिलियर होना है, एक एक दो दो लाइन आज ही जाके। अगर आपको ये नहीं पता था, जिस बच्चे को इस क्लास में, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन, नहीं पता है कि प्री रैफेलाइट नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपके सिलेबस में है कि नहीं, दैट मीन्स यू आर लैकिंग बेसिक अवेयरनेस ऑफ कॉम्पिटिटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो आपको अपने सिलेबस को एटलीस्ट आज ही जाके रेफर करना है, और एक एक वन लाइनर अपने सिलेबस पे लिख देना है, प्रिंट आउट निकालना है। और प्री रैफेलाइट क्या है? ग्रुप ऑफ पेंटर पोएट्स है। अब बता रहा हूँ, ग्रुप ऑफ पेंटर पोएट्स हैं मिड 19 सेंचुरी, मिड 19 सेंचुरी, 1848 में ये ग्रुप फॉर्म होता है। ठीक है, और ये पेंटर पोएट्स का ग्रुप है। तो क्वेश्चन का आंसर फिलहाल क्या है कि हाउस ऑफ लाइफ इन्होंने लिखा है दांते गैब्रियल रोसेटी ने। तो ये कितने कलेक्शन का है सनेट? तो उसका आंसर है ए। ठीक है, 101 सनेट्स का कलेक्शन है ये, 101 सनेट्स का कलेक्शन है। इसमें ध्यान देगी पूरी क्लास। अब एक्सप्लेनेशन जो बताता हूँ इंपॉर्टेंट है। एक सनेट है जिसको हटाया गया था, उस सनेट का नाम है नप्शिल स्लीप। इसको नप्टाइल बोल देते हैं बच्चे, नप्शिल बोला जाएगा, NUPTIAL, नप्शिल स्लीप करके ये सनेट है, जो कि डेरोगेटरी माना गया था। और किसने इसको डेरोगेटरी माना था बेटा? रॉबर्ट बुकैनन ने। किसने माना था? रॉबर्ट बुकैनन। बुकैनन की स्पेलिंग देखोगे, और रॉबर्ट बुकैनन ने इसको, इस सनेट को वन किया है मैंने। वन का मतलब क्या है? इट वॉज रिमूव्ड। 101 में से एक हटा दिया तो कितने बचे? 100। तो बाद में जब इसका एडिशन छपा हाउस ऑफ लाइफ का, तो 100 सनेट्स का छपा, बट इसका आंसर 101 होगा इसमें। ठीक है, तो नप्शियल स्लीप जो है, इट वाज रिमूव्ड, दिस सनेट वाज रिमूव्ड। ठीक है, आफ्टर आफ्टर बुकैनन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज दिस सनेट, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली बुकैनन ने इस सनेट को क्या बोला था बेटा? इसकी वजह से ही प्री रैफेलाइट्स का एक नाम और आया, पूरी क्लास नोट कर लेगी, क्या आया? फ्लैशली स्कूल। जितने मेरे से पहले पढ़ा है उनको पता है, प्री रैफेलाइट्स जो ग्रुप हैं उनका डेरोगेटरी, डेरोगेटरी पता है ना, अपमानजनक, अपमानजनक भाषा में। तो डेरोगेटरी सेंस में इनको फ्लैशली स्कूल भी बोला जाता है। फ्लैश मतलब चमड़ी, स्किन, यानी जो सेंसुअल, सेंसुअसनेस पे लिखे, सेंसरी प्लेजर्स पे लिखे, उसको बुकैनन ने क्या बोला? हाँ, फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री। इसका दूसरा नाम है प्री रैफेलाइट का। किसकी वजह से? नप्शियल स्लीप नामक सनेट से इसको फिर हटाया गया। तो फिर जब इसका रीवर्जन छपा या री एडिटेड वर्जन छपा द हाउस ऑफ लाइफ का, तो कितने सोनेट्स हो गए? 100। उससे पहले ओरिजिनली कितने प्रिंटेड थे? 101। ये वाला हटाया गया। ठीक है, प्री रैफेलाइट्स आए कब? 1848 में। इनका लीडर कौन था? दांते गैब्रियल रोसेटी। वो क्या है? एक पेंटर पोएट, पेंटर पोएट। टोटल इसमें कितने मेंबर्स हैं? 7। एक एक पॉइंट बता रहा हूं मैं, एग्जाम में, लेक्चरर में आएगा, और हम डिटेल में भी करेंगे। इनकी एक पत्रिका भी छपती थी, मैगजीन, जिसका नाम था द जर्म। नोट कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। द जर्म वॉज द पीरियोडिकल ऑफ प्री रैफेलाइट ग्रुप ऑफ पेंटर पोइट्स, द जर्म। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको संभाल के रखना आप। द जर्म, GERM। ठीक है, द जर्म इनकी क्या थी बेटा? पीरियोडिकल का नाम। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। जॉन डन was a private secretary to a high court official whose niece he eloped with. Identify the name of this high court official. ऐसे पूछेगा लेक्चरर, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसने पढ़ा होगा। और कन्विक्शन एक ये भी है, ऑप्शंस बहुत सिमिलर भी देता हूं मैं जानबूझ के, क्योंकि आयोग भी सिमिलर ऑप्शंस देगा। इसका आंसर है डी, थॉमस एगर्टन। थॉमस एगर्टन की नीस के साथ जॉन डन इलोप कर गए थे, भाग गए थे, और इसीलिए जॉन डन की लाइफ में एक वर्ड यूज किया था इनके लिए, इनके जो अफेयर है या इनकी जो मैरिज है उसके लिए ये वर्ड नोट कर लेना, क्लैंडेनस्टाइन अफेयर।
सीक्रेटिव मैरिज, ठीक है। इलोपमेंट भी आएगा, क्लैंडस्टाइन वर्ड भी आएगा इनके लिए। क्लैंडस्टाइन का मतलब सीक्रेट वे में मैरिज कर लेना, किसी को नहीं बताना, और स्पेशली इलोपमेंट के साथ सीक्रेट वे में मैरिज करना, क्लैंडस्टाइन अफेयर भी कहते हैं हम, सीक्रेट अफेयर, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम आगे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, नंबर फोर्थ है। देखो इसमें क्या है, पीस एक पोयम है, पीस पोयम का टेक्स्ट दे दिया है। देख रहे हो आप क्वेश्चन पूछने का तरीका, इसमें हाँ, इसमें अनसीन पैसेज भी आ गया। क्या किया इसका ऑफलाइन में, ऑनलाइन में? सब बच्चे बताओ, ऑफलाइन वाले बताओ क्या किया। हाँ, नेहा गुरानी मैम किया अटेम्प्ट? नहीं किया। हाँ, किसने किया? हाँ, विदिशा किया, बताओ। हाँ, क्या? शेक्सपियरियन सनेट, हाँ। सौरभ किया अटेम्प्टेड? कर्टल सनेट, हाँ। पूजा नहीं किया? कर्टल सनेट, शेक्सपियरियन सनेट। ऑनलाइन वालों ने क्या किया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर चैट बॉक्स में डालो। देखो इसमें कुछ नहीं था, इसमें आपको इसकी लाइंस को काउंट कर लेना था, और लाइंस को काउंट करके देखेंगे आपकी 14 लाइंस नहीं आ रही हैं। आपको क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ना था। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ पोएम, टाइप को अंडरलाइन किया मैंने, ठीक है। फ्रॉम द गिवन पैटर्न ऑफ लाइंस, पैटर्न ऑफ लाइंस, या तो राइम पूछ रहा होगा या रिदम पूछ रहा होगा। रिदम तो पैटर्न ऑफ लाइंस आएगा नहीं, राइम आ सकता है, या फिर काउंटिंग ऑफ लाइंस कर लो। तो काउंटिंग ऑफ लाइंस में 11 आ रही है। अब 11 या 10.5 लाइन का जो सनेट होता है उसी को क्या कहते हैं बेटा? कर्टल सनेट। कर्टल सनेट का टेक्स्ट दे दिया। कितना प्यारा क्वेश्चन है साहब, एक क्वेश्चन में, एक एक क्वेश्चन में आधा आधा घंटा लग गया मेरा उसको क्रिएट करने में। कर्टल सनेट का टेक्स्ट दे दिया है घुमा के। देख रहे हो आप क्वेश्चन पूछने का तरीका? आपको लाइंस को काउंट करो एक बार सब, कितनी आ रही है इसमें, इसके टेक्स्ट की लाइंस को काउंट करो। ज्यादा तो नहीं आ रही? अच्छा, लाइंस तो ज्यादा आ रही है, हाँ। तो लाइंस ऊपर नीचे हुई है फिर, ठीक है। कितनी आ रही है? देखो जैसे, मतलब जैसे एक वर्ड है ना खाली शट, तो वो उसी लाइन में काउंट हो जाएगा, वो स्पेसिंग में मेरे से हुआ होगा। मतलब आपको कुल मिला के मैं आपको बताता हूँ, मतलब कोई भी बच्चे इसका टेक्स्ट देखोगे ना तो आपको 11 लाइंस का ही आएगा। ये मेरे से इसमें स्पेसिंग में पेपर को सेट करते समय हुआ है। कुल मिला के आपको ये बता देता हूँ कि आप इसको, चलो क्वेश्चन ये गलत इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि पेट्रार्कन सनेट, स्पेंसेरियन सनेट और शेक्सपियरियन सनेट आप ऑड वन आउट से भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। हाँ, अगर आप जानते हो कि पेट्रार्कन सनेट में क्या होता है, पहले तो इसको निपटाता हूं मैं। 10.5 लाइन सनेट को कर्टल सनेट भी कहते हैं या 10.5 लाइन कहते हैं। जनरली इसमें 11 लाइंस होती हैं, जनरली इसमें 11 लाइंस होती हैं। और जो ओरिजिनल सनेट है हमारा वो कितनी लाइंस का होता है? 14 लाइंस का। तो ओरिजिनल का कितना होता है ये? ओरिजिनल का कितना हो गया अगर 10.5 लाइन बोलेंगे तो? 3/4, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि ओरिजिनल का कितना है ये? ओरिजिनल का 3/4 है, ओरिजिनल इंटू 3/4। अब वो कुछ भी पूछ लेगा, वो पूछ लेगा कि ओरिजिनल सनेट में से कितनी लाइन हटा दी जाती हैं, तब क्या बोलोगे? कितनी लाइंस हटा दी जाती हैं? 1/4 हटा दी जाती हैं। ओरिजिनल में से 1/4 हटा दोगे, ओरिजिनल कितना है? 14 लाइंस। 14 का 1/4 निकालो तो वही आ जाएगा करीब 2.5 लाइन या 3.5 लाइन, है ना। तो 3.5 लाइन हटा दी जाती है, या तो यह आएगा, या फिर 3.5 का मतलब 1/4, 1/4 लाइंस, ठीक है। और अगर ये पूछेगा कि ओरिजिनल का कितना होता है तो 3/4 होता है ओरिजिनल का। आ गया समझ में? अब ये किसने दिया है? GM हॉपकिंस ने दिया है, जेरार्ड मेनले हॉपकिंस। इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लिखो। ये क्या है? विक्टोरियन प्रोजोडिस्ट है, विक्टोरियन एज के प्रोजोडिस्ट है। प्रोजोडिस्ट मतलब जो मीटर्स में एक्सपेरिमेंट करता है नए नए, प्रोजोडिस्ट। प्रोजोडिस्ट का मतलब लिख देना, द वन हु एक्सपेरिमेंट्स विद मीटर, द वन हु एक्सपेरिमेंट्स विद मीटर इज कॉल्ड एज प्रोजोडिस्ट। तो विक्टोरियन प्रोजोडिस्ट है। एक्चुअली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, पीस। एक तो आपको याद हो गया पीस पोयम, याद रख लेना, कर्टल सनेट का एग्जांपल है। मगर इसका जो ज्यादा फेमस एग्जांपल है वो मैंने पूछा नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे पुराने भी उन्होंने पढ़ा होगा, तो इसलिए उसको थोड़ा हाइड करने के लिए। पाइड ब्यूटी, पाइड ब्यूटी कर्टल सनेट का सबसे फेमस एग्जाम्पल है। लेक्चरर में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। पाइड ब्यूटी किसने लिखा है? JM हॉपकिंस ने, ठीक है, जो कि विक्टोरियन एज के प्रोजोडिस्ट है। तो ये पाइड ब्यूटी का सनेट भी आज घर पे पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट सनेट है। ये भी 10.5 लाइन का है। आगे समझ में?
और प्रोसोडिस्ट का मतलब क्या बताया मैंने, द वन हु एक्सपेरिमेंट्स विद मीटर, इसका मीनिंग भी लिख लेना, जो मीटर से एक्सपेरिमेंट, मीटर्स में एक्सपेरिमेंट करता है, मीटर्स को पता है ये सब छंद, ठीक है। तो कर्टल सनेट। चलो भाई, इसके बाद फिर अगला आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड इज एन एलेजी बाय जॉन डन, इट वाज अकेजन्ड ऑन द डेथ ऑफ, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, उनकी जो पेट्रन थी ना उसकी डॉटर की डेथ पे था। तो फिफ्थ का आंसर सी हो गया, सी। फिफ्थ का आंसर सी, थोड़ा थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ना था चीजों के, तो फिफ्थ का आंसर सी हो गया। इस वर्क का नाम क्या है, एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जॉन डन का। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा। सिक्स्थ में आते हैं, डैश कंटेन 180 ballets in 3 volumes and 3 sections in each. It contains such important ballets as Ballet of Chevy Chase, Ballet of Otterburn, Lily Bolero, Dragon of Wantley, Nut Brown Maid and Sir Patrick Spence. ये सब आ गया, रॉबिन हुड और ये सब बैलेज का भी जिक्र है। तो ये तो बैलेज में बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सही होना चाहिए था सबका अगर थोड़ा भी बैले पड़ा है। पर्सी का रेलिक्स, पर्सी के रेलिक्स में है ये, ठीक है। पर्सी का रेलिक्स जो है सबसे इंपॉर्टेंट, कल्चरली इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बैले कलेक्शन माना जाता है। और पर्सी का रेलिक्स हम लोग देखते हैं कि इसमें सारे जितने भी बैलेज हैं उनका फर्स्ट मेजर कलेक्शन है ये। दिस वर्क, ये क्वेश्चन भी नोट कर लो, लेक्चर में भी आया, एलटी में भी, कि पर्सीज रेलिक्स लेड टू द रिवाइवल ऑफ बैलेज इन रोमांटिक एज। प्रॉपर लिख लेना स्पेलिंग, पर्सीज रेलिक्स, थॉमस पर्सी नाम था इनका, थॉमस पर्सीज रेलिक्स लेड टू द रिवाइवल ऑफ बैलेज इन रोमांटिक एज। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये 1765 में आया था, 1765 में आया था पर्सी का रेलिक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताई मैंने इसमें, कि ये दिस वर्क लेड टू द रिवाइवल ऑफ बैलेज इन रोमांटिक एज। मतलब जो लिरिकल बैले बाद में आया वो उससे इंस्पायर्ड था, पर्सी के रेलिक्स से। अब पर्सी कौन थे, एक वेल्श प्रीस्ट थे, वेल्श प्रीस्ट, हाँ इस पर लिखा था, ठीक है, वही आ गया। एंटीक्यूरियन भी थे पर्सी, ये वर्ड नोट करो इनके लिए, जो जो पॉइंट्स ढूंढ के ला रहा हूं ना अपनी रिसर्च में। एंटीक्यूरियन, जो पुरानी चीजों का संग्रह करे, संग्रह करता, ठीक है, ANTIQUARIAN। खासकर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती है ना पुरानी, उनको बचा के, उनको रिवाइव करे, ठीक है, उन पर दोबारा से लिखे। एंटीक्यूरियन, द वन हु कलेक्ट्स द रेयर आर्टिफैक्ट्स ऑफ द पास्ट। आर्टिफैक्ट्स कहते हैं किसी भी आर्ट के आइटम्स को, आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। ये वर्ड नोट कर लेना, ARTEFACTS। इसमें सभी आ गया आर्टिफैक्ट्स में, आपका स्कल्पचर आ गया, मूर्ति आ गई, टेक्स्ट आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ ट्राईमीटर इन अ टिपिकली इंग्लिश बैले हैज हाउ मेनी फीट? क्या कह रहा है इसका, फीट पूछ रहा है, हाँ। तो आंसर होगा ट्राईमीटर में कितने फीट, सिलेबल नहीं पूछा उसने, फीट पूछा, तो 3 होगा। ट्राईमीटर में कितने फीट होंगे, 3 फीट होंगे, ठीक है। अगर वो पूछता सिलेबल कितने होगा, तो एक, भाई सिलेबल कितने होगा, तो आपको पता है कि एक ट्राईमीटर मतलब, पहले तो ये समझो, ट्राईमीटर मतलब ये फुट का ही तो यूनिट है, और फुट इसकी सबसे छोटी यूनिट है मीटर की, तो और ट्राई मतलब 3, तो 3 फीट होंगे। अब अगर ये याम होगा, अगर ये फीट क्या होगा, याम, क्योंकि ये फीट कुछ भी हो सकते हैं, याम भी हो सकता है, एनापेस भी हो सकता है, ट्रॉकी भी हो सकता है, और डेक्टाइल भी हो सकता है। अगर ये याम होगा तो ये कितने सिलेबल्स हो जाएंगे, 3 इंटू 2, 6 सिलेबल्स। याद रखना, ये क्वेश्चन लेक्चरर में आएगा, ये प्रोसोडी में पढ़ते हैं हम मीटर्स की स्टडी में, ठीक है। हेक्सासिलेबिक और ट्राई, मतलब 3, हाँ 3 फीट एंड हेक्सासिलेबिक ना है, मतलब अगर हाँ, तो हेक्सासिलेबिक अगर याम है ये, तब तो हेक्सासिलेबिक होगा, ठीक है। जनरली याम के ही कंटेक्स्ट में बात करेंगे पोइट्री में। हाँ ये भी याद रखना, अगर इंग्लिश पोइट्री में वहां क्लियर नहीं दिया होगा तो याम माना जाता है उसको, क्योंकि याम में ही सबसे ज्यादा इंग्लिश पोइट्री लिखी गई है। और याम क्या है, अ पेयर ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल। याम क्या है, अ पेयर ऑफ अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल। बिल्कुल याद कर लें आप इस चीज को। यू और एस यहाँ पर कट रहा है आप लोगों के लिए ऑनलाइन में, यहाँ लिख रहा हूँ यू और एस, ठीक है।
अ पेयर ऑफ अनस्ट्रेस्ड एंड स्ट्रेस्ड सिलेबल। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ बैले? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मेरे नोट्स से ही सीधा उठाया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, क्या किया इसका? हाँ बताओ। हाँ प्रियंका जी फर्स्ट। ठीक है, सबके आंसर पूछूंगा। सौरभ 8 का सी। हाँ विनीशा सी। सी सी बी। हाँ बी। देखो 8 प्रियंका ने ही सही किया। ठीक है, 8 का आंसर है ए इज नॉट अ फीचर। ए इज नॉट अ फीचर। ठीक है, ऑनलाइन में भी जिसने सही किया होगा वेल डन। समझ लेते हैं अब। भाई बैले हमेशा इम्पर्सनल होता है और थर्ड पर्सन में गाया जाता है। बैले कभी भी फर्स्ट पर्सन में नहीं गाया जाता। लिरिक गाया जाता है फर्स्ट पर्सन में। लिरिक फर्स्ट पर्सन में गाया जाता है, तो ए इज इनकरेक्ट। ठीक है, उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ये तो पूछा है, ऐसी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। और यहाँ पर क्या लिख दोगे कि बैले किस में गाया जाता है? इम्पर्सनल में। और इम्पर्सनल बोले तो थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में इसको गाया जाता है। अब बाकी के ऑप्शंस को मैं साबित करा देता हूँ। बी फोकस ऑन एक्शन एंड डायलॉग, नैरेटिव है, नैरेटिव इन वर्स है, तो फोकस करेगा ही वो एक्शन और डायलॉग में। बैले नॉट नहीं पढ़ा गया किसी ने। और बैले इज ऑफन बेस्ड ऑन, भाई बैले ओरल नैरेटिव है तो रियल स्टोरीज पर बेस्ड होगा ही वो। फिक्शनल स्टोरी थोड़ी होती है बैले में, रियल स्टोरीज पर ही बेस्ड होता है। कीव डनकियां है ना, वो लेजेंड्स हैं। सिंगल स्पीकर होता है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग में। बैले में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है सिंगल स्पीकर डबल स्पीकर, वहां नहीं जाना है। टू द पॉइंट रखो बस, है ना। और वर्ड टू माउथ नैरेटिव, इसका मतलब ओरल हो गया। ओरल तो होता ही है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? ये भी नोट कर लिया कि फर्स्ट पर्सन में कौन सी पोएम लिखी जाती है? लिरिक। लिरिक हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। अब गलती मत करना, इसको साफ साफ लिखो सब। बिल्कुल, बैले को मिनी एपिक भी कहा जाता है। जिसको नहीं पता मेरे नोट्स में लिखा है सभी। बैले को क्या कहा जाता है बेटा? मिनी एपिक। और ये एकदम दिमाग में क्लियर रखना कि बैले क्या है? नैरेटिव टेल इन वर्स। इसकी डेफिनेशन में ही है नैरेटिव टेल इन वर्स। तो अगर वो टेल है, एक्शन तो होगा ही, डायलॉग होगा ही, और रियल स्टोरीज पर बेस्ड होगी ही होंगी। नैरेशन है ना, रियल स्टोरीज ही होंगी। एपिक में कह सकते हो आप, थोड़ा माइथोलॉजिकल होता है, बट बैलेंस जो है काफी रीजनल होते हैं। और उसमें क्या होते हैं, है ना, रियल स्टोरीज भी होती है। 9 व्हाट वाज द नेम ऑफ, अब ये देखो अगर नेगेटिव मार्किंग है तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है, अनलेस तुमने ना पढ़ा हो। मतलब अनलेस तुमने पढ़ा हो, पढ़ रखा है 9th वाला, तब तो ठीक है। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो छोड़ने वाला है। लेक्चर में है नेगेटिव मार्किंग, है ना, तो ये क्वेश्चन छोड़ देने वाला है। बहुत अंदर से पूछा है, मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये मैं टारगेट दे रहा हूँ 200 में से करीब 190 या 185 जनरल में है तो उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। 15 से 20 आपको छोड़ने ही छोड़ने हैं, क्योंकि वो हमेशा आउट ऑफ द रेंज होंगे, मिससेलेनियस होंगे। इतना नहीं पढ़ सकते हम। उन 15 के चक्कर में रहोगे तो 185 में नुकसान करा लोगे। ठीक है, तो जो जो टॉपर्स होते हैं इवन वो भी 10 क्वेश्चन तो छोड़ के ही आएंगे, क्योंकि इतना डीप नहीं। इवन मैं भी बैठूंगा तो मुझे भी 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे उसमें, क्योंकि मैं कल बात भी कर रहा था नेहा मैम से और बाकी लोगों से भी कर रहा हूँ अभी, कि एक दूसरा आदमी तुम्हें चैलेंज करने के लिए बैठा है और तुम पढ़ने के लिए बैठे हो, तो वो तो पूछेगा ही ना। अगर तुम ही से कह देंगे कि यार 100 क्वेश्चन बनाओ जो मुझे नहीं आते, तुम बना लोगे एटलीस्ट 40-30 तो बना ही लोगे जो किसी को ना आए। तो क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर निकालना इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए कि हमें 10 से 15 क्वेश्चन छोड़ने हैं। और पेपर का क्वालिटी अगर टफ भी आ जाए या इजी भी आ जाए, आपको 10 क्वेश्चन एटलीस्ट मिनिमम कह रहा हूँ। मैक्सिमम ऐसा भी हो सकता है कि बहुत टफ पेपर आ जाए तो आपको ज्यादा छोड़ने पड़े। तो ये क्वेश्चन आपको कुल मिला के छोड़ने वाला था कि मार्वल का एक नेफ्यू था जो कि जिससे इंस्पायर होकर मार्वल अपनी पोएट्री को लिखते थे। तो वैसे अगर किसी ने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छा, सी इसका आंसर है। ठीक है, विलियम पॉपल। विलियम पॉपल इनके जो हैं, लिख लेना। अब ऐसे फैक्ट्स को सी डी मत लिखा करो, मैंने तो पढ़ा तो मुझे तो याद हो गया, तुम्हें कैसे याद होगा? लिख के याद होगा। ए बी सी डी लिख के नहीं होगा, थोड़ी मेहनत। एक कल मैं एक कोई एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था तो उसमें वो कह रहे थे शनिदेव मेहनत मांगते हैं, तो आज शनिवार भी है इसलिए टेस्ट शनिवार को भी हो रहा है हमारा। थोड़ी मेहनत ज्यादा। आपको लग रहा है कि इससे मुझे याद होगा, नहीं, लिखो और थोड़ा थोड़ा और अलग एंगल से मेहनत करो, थोड़ा क्रिएटिविटी के साथ करो, तभी पेपर होगा ये। ठीक है,
जोश जुनून पूरा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, पोएट पोएम पेयर इज मिसमैच। कितना प्यारा, ऐसी क्वेश्चन आएंगे लेक्चर में जो क्रिएट किया मैंने। कोई इसका दावा कर रहा है कि सर 100% ये वाला आंसर सही होगा इसमें? कोई कर रहा है ऑफलाइन में? और कोई? देखो इसका जो आंसर है ऑनलाइन में कर रहा है कोई दावा? ऑनलाइन में बच्चे कोई आंसर, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में कोई श्योर है बिल्कुल कि सर मैं श्योर हूं यही होगा? नहीं है कोई श्योर। अच्छा आ गए आंसर। अच्छा ए कह रहे हैं काफी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 में ए कह रहे हैं। देखो हेनरी वॉन ने सिलेक्ट सेंटेंस लिखा ही है, ठीक है, तो ए तो आंसर नहीं है। इसका आंसर है आपका डी, द कॉलर जो है वो हर्बर्ट ने लिखी है। जॉर्ज हर्बर्ट, थोड़ा सा भी अगर आपने अंदर पढ़ लिया होता तो जॉर्ज हर्बर्ट ने द कॉलर जो पोएम है, द कॉलर एक रिलीजियस पोएम है, कन्वर्जन पर बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पर ये किसने लिखी है? जॉर्ज हर्बर्ट ने। तो ये मिसमैच हो गया, ऑप्शन में उसने क्रॉशो लिखा है उसके साथ। अब बाकी के जो पोएम्स हैं वो सबने लिखी हैं उनके सामने जो है, याद कर लो। हेनरी वॉन ने सिलेक्ट सेंटेंस लिखा है। एंड्रयू मार्वल की द गार्डन बहुत फेमस पोएम है ये, एंड्रयू मार्वल की ना। और जॉन डन ने द एनिवर्सरी तो लिखी है, एक एलेजी है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये क्वेश्चन अब देखो हाथ में आया हुआ, थोड़ी मेहनत और मांग रहा था, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड मांग रहा था। चलो एलेजाइक सनेट्स, मेरे नोट्स में एलेजाइक सनेट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखाया था मैंने, अंदर से पूछ लिया। इट इज अ फेमस सनेट कलेक्शन रिवाइविंग सनेट्स इन लेट 18th सेंचुरी बाय शार्लेट स्मिथ, रन इनटू हाउ मच एडिशंस। थोड़ा सा नुकसान हो सकता है अगर हम इसमें रिस्क नहीं ले रहे हैं तो, और रिस्क लेने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आंसर है इसका सी, 10 एडिशंस में, इट रैन इनटू 10 एडिशंस। अब ये इस पे लिखो फटाफट। मैंने बोला ना कि लिखने में कंजूसी नहीं करनी है आज, नहीं तो मेहनत मेरी भी बेकार हो जाएगी, तुम्हारी भी। भले ही सही हो भले ही गलत हो, लिखो उस पर। यही लिखना नहीं करते हो और बाकी चीजें खूब लिखते हो, है ना। तो एलेजाइक सनेट्स पे लिखो इसके बारे में, दिस लेड टू द रिवाइवल ऑफ सनेट्स इन 18th सेंचुरी। एक लाइन आएगी इसमें। राइटर का नाम भी लिख के याद करो, शार्लेट स्मिथ। और ईयर भी लिखो, फिर से लिखो ईयर अपनी कॉपी में, 1784 से 1812, शार्लेट स्मिथ, एलेजाइक सनेट्स, ठीक है। इट रैन इनटू हाउ मेनी एडिशंस? 10 एडिशंस। 10 अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो। 10 एडिशंस। हाँ, रिवाइवल ऑफ सनेट्स इन 18th सेंचुरी। देखो 18th सेंचुरी में सनेट्स आया ही नहीं है, बट इस वर्क ने सनेट्स को रिवाइव किया 18th सेंचुरी में। ये लेडी है शार्लेट स्मिथ, एलेजाइक सनेट्स, इट रैन इनटू 10 एडिशंस, रिवाइवल ऑफ सनेट्स इन लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। आ गया एलेजाइक सनेट्स। 12th में आते हैं। Define the sonnet as a small poem in which some lonely feeling is developed, deduced from, associated with scenery of nature. The object is to create a sweet and indissoluble union between the intellectual and material world. Again, it's a factual question. ठीक है, इसका आंसर है सी, कोलरिज ने बोला है सनेट पे। ये कोटेशन आ सकता है, कोलरिज ने सनेट पे बोला है, टाइम दे रहा हूँ, लिखना है। आज की मेहनत बेकार जाने वाली अगर लिखोगे नहीं, फिर बता रहा हूँ। जहां जरूरी है वहां लिखो, शॉर्ट में ही कोटेशन को लिख लो जो मेन लाइन लग रही है तुम्हें, फिर से अपनी कॉपी में लिखो, टेस्ट कॉपी बना लो एक अलग से, ठीक है। यही तो मेहनत करनी है। जिनके पास अगर कॉपी नहीं है तो कहीं शीट पे लिख लो, कहीं तो ऑनलाइन वालों के पास तो होगी, ठीक है, ऑफलाइन वाले, ठीक है। तो क्या है? स्वीट एंड इनडिसॉल्युबल यूनियन कहा है सनेट को, और स्मॉल पोम इन विच सम लोनली फीलिंग इज डेवलप्ड। कोलरिज कौन है भाई? जब तक लिख रहे हो आप, रोमांटिक पोएट हैं, ठीक है, वर्ड्सवर्थ के कंटेम्प्रेरी हैं, और दोनों ने मिलकर लिरिकल बैलेज लिखा है। कोलरिज की पोएम द राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर लिरिकल बैले की पहली पोएम है, लिरिकल बैले की पहली पोएम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैराइनर, ठीक हो गया। आ गया क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं फिर। अब ये क्वेश्चन तो सही होना चाहिए था ना। मेटाफिजिकल कंसीट कैन बी क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ, जल्दी से बताओ क्या किया इसमें ऑफलाइन में? हाँ विनीशा बताओ बताओ क्या है, गलत ही तो किया ही नहीं, बताओ।
तो इजी है। हाँ सौरभ, पैराडॉक्स, हाँ मेटाफर, मिक्स मेटा, पैराडॉक्स, मेटा। देखो ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, मैंने क्या बताया था, फार फेस्ड मेटाफर तो इज इक्वल टू मेटाफर, इज इक्वल टू मेटाफर। ठीक है, पैराडॉक्स तो मैंने उस कंसीड के साथ एक और कॉन्सेप्ट समझाया था, कंसीड ले देके है क्या, मेटाफर ही है। ठीक है, हाँ अब मेटाफर के तो सोनू दा गलत तो आपने भी कर दिया, फिर भी मिक्स्ड क्यों कहोगे, बेसिक फॉर्म लिखोगे ना पहले, बेसिक फॉर्म तो मेटाफर है ना, वो तो मेटाफर के टाइप्स बताए थे, मिक्स मेटाफर, मेटानोमी, वो सब क्या बताए थे, मेटाफर के टाइप्स बताए थे। उसने कहा था कि वो सब टाइप किसका है, क्वेश्चन पढ़ो ना, सब टाइप मतलब क्या हुआ, बड़ी ब्रांच क्या है, उस बड़ी ब्रांच तो मेटाफर है। और अब क्लियर हो गया, मतलब कंसीड क्या है, कंसीड की डेफिनेशन में क्या लिखा था कल, फार फेस्ड मेटाफर, ले दे के वो मेटाफर ही तो है, वही क्वेश्चन पूछ रहा है, घुमा रहा है खाली। ठीक है, अगर ये पूछता है कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड बाय मेटाफिजिकल पोएट, तब करते कंसीड एंड पैराडॉक्स। अगर ये पूछता कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेटाफर, तब करते मिक्स मेटाफर, मेटानॉमी, कंसीड। आगे समझ में नहीं आया, ठीक है, एग्जैक्ट गलतियों को पकड़ना है अपनी, तभी बेटा आगे बढ़ पाओ। क्वेश्चन नंबर 14, नथिंग कैन बी मोर, सॉरी, हाँ, नथिंग कैन बी मोर मैनली, मोर प्योर, मैनली और अनएफेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। ठीक है, इसका आंसर अगेन कोटेशन है, एसटी कोलरिज ने किसके लिए बोला है ये, भाई याद रखना, मैनली, मैनली मतलब पौरुष, मतलब मैन लाइक, मैस्कुलिन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जॉर्ज हर्बर्ट की पोइट्री में, जॉर्ज हर्बर्ट को राइट हैंड ऑफ जॉन डन बोलते हैं, और जॉर्ज हर्बर्ट की पोइट्री में क्या है, मैनलीनेस है। ठीक है, तो 14 का आंसर डी हो गया। और किसने बोला है, कोलरिज ने बोला है, कोटेशन नोट करने का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से नोट करने ना, 14 का आंसर डी है। और जॉर्ज हर्बर्ट, क्या बोला मैंने, जॉर्ज हर्बर्ट को राइट हैंड ऑफ जॉन डन, और एक वर्ड नोट कर लो, और कुछ नहीं भी कर पाओगे तो मैनली और अनअफेक्टेड। ठीक है, 15th में आते हैं। अब ये देखो, ये आ गया मजेदार, कितनी बार पढ़ ली होगी हमने हाई स्कूल से लेकर, सॉलिटरी रीपर। ठीक है, पहले तो बताओ ये बैले है या सनेट है, सॉलिटरी रीपर बैले है या बैले है, ठीक है, वेरी गुड, बैले है। तो अब बैले है तो ये स्कॉटिश वर्ड भी आया है इसमें क्वेश्चन में भी, लैस, लैस माने गर्ल। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लेना 15 के, कहां से उठाया, बैले से उठाया मैंने। ठीक है, बैले में सॉलिटरी रीपर, वर्ड्सवर्थ की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है ये। कौन से पोएट्री कलेक्शन से है ये, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, 1807। ये नोट कर लो भाई, ये टेस्ट हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो यही नोट कर लो, वर्ड्सवर्थ की पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में बहुत फेमस पोएम सॉलिटरी रीपर्स इंक्लूडेड है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 में आई है। बिल्कुल छपा हुआ होना चाहिए, जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है, मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, वर्ड्सवर्थ की पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, उसके अंदर आया है। ठीक है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807। तो इसका आंसर देखना बेटा, क्या किया बताओ, गैलिक, वेरी गुड, गैलिक इज द आंसर। स्कॉटिश लैंग्वेज का ही एक कैटेगरी को गैलिक कहते हैं हम, नॉर्मल हो नहीं सकती है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल तो थी लैंग्वेज, मगर वो प्रॉपर लैंग्वेज का नाम पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर स्कैंडिनेवियन नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं कि सर थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे इनकॉम्प्रिहेंसिबल में हो गया, लेकिन वो जानबूझ के दिया है, अगर प्रॉपर लैंग्वेज का नाम लिखा हुआ है तो वही लिखोगे आप। ठीक है, तो 15th का आंसर सी हो गया, 15th का आंसर सी हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। 16, अब ये क्वेश्चन अगर गलत हुआ तो फिर सोनेट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, यहाँ पर लिख दो 16th में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल, तो क्या कहता है, लव सोनेट्स ऑफ 16th सेंचुरी टिपिकली फॉलो विच पैटर्न इज द मोस्ट कॉमन वन। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। कौन अटेम्प्ट कर रहा है इसको, मतलब कौन कह रहा है कि सर सही है मेरा, कह रहा है कोई ऐसा है, सी। ठीक है, और कोई ऑप्शन देखते हैं, और कोई आंसर, मतलब हाँ ऑनलाइन वाले 16th में,
15 का तो सी हो गया, 16 में आओ। देखो वो क्या कह रहा है, वो स्पेशली कह रहा है 16th सेंचुरी लव सोनेट्स की बात कर रहा है वो, और ज्यादा सोनेट्स में नहीं जा रहा। जो सोनेट्स इंग्लैंड में आए ही 16th सेंचुरी में है, एलिजाबेथन एज में। तो मैंने सोनेट के जो मेन थीम थी ना, वो ये बताई थी अनरिक्विटेड लव पोइट्री। एक वर्ड बताया था क्लास में, या अगर नहीं पता है तो अनरिक्विटेड, वन साइडेड लव स्टोरी होती है। तो इसका आंसर बी होगा। बी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम होती है लव सोनेट्स की 16th सेंचुरी में। अ फेयर यंग लेडी, उसकी लैंग्वेज आप पढ़ो बार बार। अ फेयर यंग लेडी इन डीप लव विद अ मैन हु इज हेजिटेंट टू कोर्ट हर। ठीक है, हाँ, मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताया मगर घुमा के कह दी बात। यानी कि एक मैन हु इज हेजिटेंट, मतलब जो झिझकता है अपने लव जो है, हाँ, रिलेशनशिप्स को एक्सप्रेस करने में। तो वही बात तो हो गई वन साइडेड लव। और दूसरी बात सी में आते हैं, एग्जैजरेटेड लैंग्वेज एक्सप्रेसिंग लवर्स एडमिरेशन। ये भी इसका एक फीचर है, ठीक है नीरज भाई। लेकिन जो उसने क्या बोला है, मोस्ट कॉमन फीचर क्या है जो डिफाइन करता है उसको, वो सबसे क्लोजेस्ट में क्या आएगा, बी। सी भी फीचर है क्योंकि वो कलरफुल लैंग्वेज यूज करते थे उसमें, ठीक है। और फीमेल चेस्टिटी से ऐसा कोई मतलब नहीं है, हालांकि ये भी एक फीचर है, चेस्टिटी मतलब फिजिकल प्योरिटी। और स्पीकर एज अ मेल लवर, अगेन ये भी एक फीचर है, बट मोस्ट कॉमन जो डिफाइन करता है उसको, डिफाइनिंग फीचर क्या है, बी। ठीक है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, हेजिटेंट मेल लवर, मेन पॉइंट आ गया। या फिर एक आप वर्ड लिख लें, अनरिक्विटेड लव। ये मैं आपको ना इग्नू की बुक्स के वर्ड बता रहा हूं। एक और चीज आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, कि इग्नू, अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो जो इग्नू की बुक्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। इग्नू की बुक्स भी एक ऑथेंटिक प्रमाण का काम करती हैं। हम लोग ने नेट, मेरी आपको बार बार कहूंगा ये बात, कि नेट में एक तो मैंने एम एच अब्राहम्स की बात करी थी, और उसके अलावा इग्नू की बुक्स को पढ़ते थे हम। ठीक है, हाँ, मैं स्पेशली दिल्ली से मैं आपको हर एक सोर्स बताऊंगा, आपके ऊपर है आप कितना पढ़ सकते हो। इग्नू की बुक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, उनकी वेबसाइट से मिल जाएंगी। आप दिल्ली में प्रगति मैदान से जाके ले सकते हो। स्पेशली कोई एमए कर चुका है इग्नू से तो उसके पास होगी। स्पेशली बीए की बुक्स और अच्छी है बेसिक लेवल को ब्रश अप करने के लिए। ठीक है, तो ये आपने एक पॉइंट नोट कर लिया कि सर ने बताया कभी लॉन्ग टर्म में आप इंग्लिश पढ़ते हो तो आप इग्नू की बुक्स को भी रेफर कर सकते हो एज अ सोर्स, प्रॉपर सोर्स के तौर पे, क्योंकि इन्होंने ऑथेंटिक सोर्सेस को ही लिया। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि यू की बेकार है या कम है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि वो इग्नू एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और यहाँ के करिकुलम हर जगह चल रहे हैं, तो उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, 17 आते हैं। तो ये बहुत जोरदार क्वेश्चन था। हु रोट द फेमस एलेजी ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर क्रॉशॉ। 17 हो गई, फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब्राहम काउले ने लिखा है, अब्राहम कॉले ने एलेजी लिखी है ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर क्रॉशो। ठीक है, यहीं पर ये क्वेश्चन में पूछ नहीं पाया वो भी बता देता हूं। देखो अगर ये आता है कि एलेजी ऑन जॉन डन किसने लिखी है, बता सकते हैं, कोई पढ़ा था जॉन डन के ऊपर एलेजी किसने लिखी है? हाँ, इनमें जैसे हाँ क्रॉशो ने लिखी है एक तो, लेकिन एक ज्यादा फेमस किसने लिखी है एलेजी ऑन जॉन डन? एक था ना जिसने फिशिंग पे लिखा था यार, है? अभी आप इसको देख लेना, मैं बता दूंगा। जॉन डन पर एलिजी जॉर्ज हर्बर्ट ने नहीं लिखी है, वो मेटाफिजिकल पोएट नहीं है। उसने फिशिंग पर एक वो लिखी है डिस्कोर्स ना, कल ही तो हमने, कल मैंने पढ़ा था, मतलब आपको बता दूंगा मैं। आप इसमें क्वेश्चन मार्क ले लो खाली एक, अभी किसी को आ जाएगा, कोई गूगल कर देगा, पुरानी बच्चों को लिखाया होगा मैंने नोट्स में, तो मेरे नोट्स में मिल जाएगा आपको। है? नहीं नहीं, ये नहीं है, कोई और ही है, वो फेमस है मतलब एलएजी में। चलो मिल जाएगा। 18th पर आते हैं, मैं बताऊंगा आपको ना, क्योंकि वैसे नहीं मिलेगा, घुमा के है क्वेश्चन। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर सनेट या ऑथर सनेट पेयर इज मिसमैच, बताओ। लास्ट क्लास की क्वेश्चन बड़े एक्साइटिंग है। क्या किया इसका, हाँ, ऑथर सनेट पेयर इज मिसमैच, इसका आंसर है डी, डी। ठीक है, यानी कि शेक्सपियर ने एक्वेंटेड विद द नाइट सनेट नहीं लिखा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। यानी कि इसके अलावा एक और कंक्लूजन क्या निकला, बाकी के सनेट्स किस किसने लिखे हैं, जो उनके सामने नाम है।
अनफेमिलियर वर्क्स हैं, पूछे जाएंगे ये। टेनिसन ने एक सनेट लिखा है, दो नाइट हैव क्लाइम्ड हर पीक। मैथ्यू आर्नल्ड का बहुत फेमस सनेट है, अंडरलाइन कर लेना, शेक्सपियर। ये सनेट का टाइटल है मैथ्यू आर्नल्ड का। ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन रख लेना, क्योंकि आर्नल्ड भी है कोर्स में और शेक्सपियर भी है तुम्हारे। ठीक है, इसको पढ़ लेना। और कीट्स ने लिखा है व्हेन आई हैव फियर्स, ये कीट्स का सनेट है, ये कीट्स का सनेट है। जोरदार क्वेश्चन है। और क्या बोला मैंने, डी वाला, ये किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। एक्वाइंटेड विद द नाइट किसने लिखा है, शेक्सपियर कट करके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, 19th में आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑथर बैले पियर, ऑथर बैले पियर। हाँ बताओ जी। नोट से है, या भी कोई नहीं कह सकता कि नोट से बाहर का है? ये विलियम कॉपर ने लिखा है, बैले ऑफ जॉन गिल्पिन। ठीक है, इसका आंसर है ए। एडगर एलन पो ने एनाबेल ली लिखा है। हाँ, ये मेरे नोट्स में, बैले के जो नोट्स दिए थे मैंने कहा था पढ़ लो पढ़ लो। ठीक है, ये एडगर एलन पो अमेरिका। अब ये गलत हुआ तो उसका मतलब नोट्स नहीं पढ़ रहा हूँ, एक नजर भी पढ़ा होता। अगर पढ़ रखा है, देखो अपने को दो फीडबैक उसमें। अगर पढ़ रखा है, अगर पढ़ रखा है और फिर गलत हुआ, इसका मतलब मेमोरी पुअर है। मेमोरी पे वर्क करो, कुछ भी करो, मेमोरी पे वर्क करो। अगर पढ़ा ही नहीं है तो इसका मतलब आलसी, इसका मतलब आलसी। ठीक है, सीधी बात करूंगा, घुमा के नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको मैंने पीडीएफ दिया था। पीडीएफ में साफ लिखा है, एडगर एलन पो ने लिखा है ये बैले, एनाबेल ली। अब बाकी के बैलेस पर आते हैं। अगर आपने पढ़ रखा है तो फिर एक ये भी हो सकता है कि आपका कंफ्यूजन है, आपका माइंड क्लियर नहीं है, वो भी हो सकता है, क्योंकि बाकी के ऑप्शंस के आंसर बता रहा हूँ। द बैले ऑफ रीडिंग गैवल लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने। किसने लिखा है बेटा, ऑस्कर वाइल्ड ने, ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है। ठीक है, सी वाला है चैवी चेज, किसी ने नहीं लिखा है, एनोनिमस है ये, एनोनिमस है। चैवी चेज क्या है बेटा, एनोनिमस है। एनोनिमस मतलब अज्ञात, जब लेखक का नाम ना पता हो। चैवी चेज 15th सेंचुरी। लिखते रहना, मेहनत बिल्कुल करनी है। और द बैले ऑफ जॉन गिल्पिन, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉमिक बैले, फर्स्ट कॉमिक बैले ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं बेटा। ये एक मिड 18th सेंचुरी का राइटर है, विलियम काउपर। कौन है, विलियम काउपर ने लिखा है द बैले ऑफ जॉन गिल्पिन, फर्स्ट कॉमिक बैले कहते हैं इसको। लिखते रहना प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन, विलियम काउपर, COWPER। ठीक है, तो अलेक्जेंडर पोप जज्ड डैश अ वर्स सॉर्ट ऑफ काउले, इस तरीके के वन लाइनर्स क्रॉशो को बोला है इन्होंने। क्रॉशो को 20 का आंसर बी हो गया। पोप ने क्रॉशो को क्या बोला है, वर्स्ट काउले, रिचर्ड क्रॉशो को। ठीक है, उसके बाद 21 में आते हैं, हेनरी वॉन। अब ये तो पढ़ा हुआ होना चाहिए था। हेनरी वॉन वॉज अ वेल्श पोएट, ऑथर एंड ट्रांसलेटर इन इंग्लिश एंड ऑल्सो अ डैश बाय प्रोफेशन। क्या किया इसने, देखो इसका आंसर है डॉक्टर। डॉक्टर, फिजिशियन लिखा हुआ है, लेकिन फिजिशियन मतलब डॉक्टर ही है, फार्मासिस्ट है नहीं वो, लॉयर बिल्कुल नहीं। ठीक है, प्रॉपर मेडिकल डॉक्टर थे वो, है ना। हाँ, 21 का आंसर हो गया सी। भाई इन्होंने 20 साल अपने जो है मेडिकल प्रैक्टिस करी है हेनरी वॉन ने। अगर नहीं पता था, टेस्ट एक तरीके से हमारा ज्ञान का दरवाजा भी होते हैं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं 22 में। हु प्रिंटेड, ये देख लो, ये तो मुझे भी इतने समय से पढ़ाने के बाद भी शायद मुझे पता नहीं था, नई नई चीजें। हु प्रिंटेड सिडनीज, सिडनी की डेथ हो गई थी पहले ही 6-7 साल पहले। फिर फर्स्ट सनेट कलेक्शन एरिस्टोफेल एंड स्टेला 1591। मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा लेक्चर में आ गया तो, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये पहला सनेट कलेक्शन है। और मैंने क्या बताया कि अभी तक मुझे भी कई बार याद पढ़ा होगा तो मैं भूल गया हूँ। तो ये बहुत अच्छा, कोई इसमें 100% बता रहा है। रिचर्ड टोटल ने तो टोटल्स मिससेलेनी लिखी थी, प्रिंट करी थी, ये नहीं करी थी एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। यहाँ पर क्लियर करना है। इसका आंसर है थॉमस न्यूमैन, याद कर लो। अब थॉमस न्यूमैन ने पहला सनेट कलेक्शन प्रिंट किया है। 5 स्टार क्वेश्चन है ये, 5 स्टार रख लेना भाई। अब इसमें किसी को पता है कितने सॉन्ग्स थे, कितने सनेट्स थे? 108 सनेट्स थे और 11 सॉन्ग्स थे। 108 सनेट्स थे और 11 सॉन्ग्स थे। पोस्टुमसली पब्लिश हुआ था।
फिलिप सिडनी की डेथ के 6 साल बाद पब्लिश हुआ ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आर्थर नहीं, क्या नाम है इनका, थॉमस न्यूमैन ने इसको प्रिंट करा। ठीक है, फर्स्ट सेनेट कलेक्शन है। ध्यान दीजिएगा पूरी क्लास, फर्स्ट सेनेट अलग होता है और फर्स्ट सेनेट कलेक्शन अलग होता है। फर्स्ट सेनेट तो खाली एक सेनेट छपा, और फर्स्ट सेनेट कलेक्शन मतलब सीक्वेंस ऑफ सेनेट छपे। ठीक है, इसी को सेनेट साइकिल भी कहते हैं, इसी को सेनेट साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, सेनेट सीक्वेंस, सेनेट साइकिल एक ही बात है, कुछ भी पूछ लेगा लेक्चरर। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम लाइन पेयर इज मिसमैच्ड? पोएम लाइन पेयर इज मिसमैच्ड। तो पहला इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, ये ऑन इज ब्लाइंडनेस मिल्टन की लाइन से है। दूसरा राइम ऑफ द एशियन मैरायन स्लिमी थिंग्स, ये भी सही है। तीसरा सनेट नंबर 18 बाय शेक्सपियर आई सॉ अ लिली ऑन दाई ब्रो, ये गलत है, सनेट नंबर 18 से नहीं है ये। ठीक है, ये है कीट्स की ला बेले डेम सेंस मर्सी से। ये लाइन कहां से बेटा? कीट्स का बेले है ला बेले डेम सेंस मर्सी, तो सी में ऐसे भी लिख लो, और जो ओरिजिनल लाइन है वो भी लिख लो, ला बेले डेम सेंस, SANS, सेंस का मतलब होता है विदाउट, मतलब अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, इसका मतलब है कीट्स का बेले है ये। मैं बता रहा हूँ सारे लेक्चर एक तरफ, ये वाला आज का जो पेपर है ना एक तरफ, इसीलिए नहीं कि सारे बेकार है, इसीलिए कि इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, बाकी के लेक्चर बेकार नहीं है, बट ये कि इसमें से कुछ भी आ जाएगा आपका। ठीक है, ला बेले डेम सेंस मर्सी, ऑनलाइन वाले भी बता दो, आ गया मजा बढ़िया करके, कुछ कुछ सैटरडे संडे बढ़िया हो गया तुम लोग। ठीक है, 24 में आओ, 24 में आ जाओ। ठीक है, उससे पहले बेटर माय हार्ट, ये डन का सनेट है। ठीक है, मैं ये भी बता रहा हूँ टॉपिक को जस्टिफाई करते हुए कि ये टॉपिक से ही है। ठीक है, ये सनेट है एक बेनेट डन का। ठीक है, इट इज अब ये जो लास्ट के दो क्वेश्चन हैं ये हम कहेंगे मिसलेनियस हैं, ये डायरेक्ट टॉपिक से नहीं है लास्ट के दो, ये 17th सेंचुरी से हैं। आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि आपके जनरल से भी आएगा कुछ ना, 17th सेंचुरी से। तो अब ये कह रहा है कि इट इज अ स्प्लेंडेड बुक ऑफ गॉसिप, अ रिकॉर्ड ऑफ ट्राइवियल मैटर्स, बिहेवियर एट कोर्ट एंड मेजर इवेंट, जैसे ग्रेट प्लेग भी तुम्हें पता चल गया इस क्वेश्चन में कब हुआ, और ग्रेट फायर पता चल गई, अंडरलाइन हो जाएगा ये। ठीक है, इट इज अ विंडो ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द 17th सेंचुरी। क्या किया इसका, थोड़ा डेयरिंग क्वेश्चन है ये, लीक से हट कर है। ठीक है, इसका आंसर है सैमुअल पेपेस की डायरीज, सैमुअल पेपेस की डायरीज। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर है बी। टेस्ट पेपर में आपको सभी चीजों के लिए तैयार रहना है। सैमुअल पेपेस ने अपनी डायरीज कब, इनको फर्स्ट डायरिस्ट कहा जाता है, हाँ, फर्स्ट डायरिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और इन्होंने अपनी डायरीज बेटा 1661 से 1669 तक, ठीक है, फर्स्ट डिकेड ऑफ रेस्टोरेशन एज, ये जरूर नोट करना, फर्स्ट डिकेड ऑफ रेस्टोरेशन एज में लिखी 1661 टू 1669। ठीक है, रेस्टोरेशन एज 1660 से तो शुरू हुई, और डिकेड का मतलब 10 इयर्स, तो फर्स्ट डिकेड ऑफ रेस्टोरेशन एज, या तो ऐसा कह लो, या हम ऐसा कह सकते हैं सेवेंथ डिकेड ऑफ 17th सेंचुरी। सेवेंथ डिकेड तो हो गया, 6 पूरे हो गए, दशक, एक डिकेड में 10 साल होते हैं ना, कुछ भी पूछेगा बिल्कुल अलर्टनेस। ठीक है, 20, तो ये याद रखना, सैमुअल पेपेस को फर्स्ट डायरिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं, और जो मेजर इवेंट्स आए हैं उसको भी आपने नोट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन फाइनली हम पहुंचे, शेक्सपियर डिवाइन्स किसको कहा गया है 17th सेंचुरी में? तो शेक्सपियर डिवाइन्स कहा गया है जेरेमी टेलर को, जेरेमी टेलर को शेक्सपियर डिवाइन्स कहा गया, या डिवाइन शेक्सपियर कहा गया। फटाफट अपने मार्क्स ऐड कर लो और बताओ मुझे, सेल्फ हेल्प ग्रुप में या पर्सनली भेज देंगे ऑनलाइन वाले बच्चे अपने मार्क्स। ठीक है, शर्माना नहीं है, भेजते हैं नंबर, उसी से एक्चुअल पिक्चर पता चलेगी। फिर मैं ग्रामर शुरू करता हूँ थोड़ी देर, 5 मिनट। ठीक है।